आज हमारे विद्यालय के सभागार में मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय व एसडी मॉडल से आए हुए सामाजिक विज्ञान के ज्ञाता मैम का अपने विद्यालय के सभागार में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको विदित कराना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। इस प्रयास के माध्यम से हम इन बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं। आज हम यहाँ संसद का आयोजन करने जा रहे हैं क्योंकि आप सब ज्ञाता हैं और कुशल अध्यापक हैं और आप जानते हैं कि जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है उसकी छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है और वो छवि सालों तक क्या जीवन भर कभी भूलती नहीं है। इसलिए आज इस संसद के माध्यम से हम बच्चों का अपने विषय के प्रति रुझान और जागरूकता को लाना चाहते हैं ताकि ये बच्चे जब स्वयं करके देखेंगे तो इन्हें अपने संविधान, अपने सरकार की कार्यप्रणाली से विदित हो जाएंगे। माननीय महोदय जी व महोदया जी, मैं आपको विदित कराना चाहती हूँ कि आज यहाँ संसद का सत्र का नाट्य रूपांतरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति जी के भाषण के द्वारा सत्र का प्रारंभ होगा। इसके उपरांत सांसद, जो नए सांसद आते हैं उनको किस प्रकार शपथ दिलाई जाती है वे कार्यप्रणाली दिखाई जाएगी। उसके उपरांत शून्यकाल का प्रारंभ होगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभाग के मंत्री गण से विपक्ष प्रश्न पूछते हैं व विभाग से संबंधित नेतागण उनका जवाब देते हैं। शून्यकाल के उपरांत हम बिल की प्रक्रिया पर आएंगे कि सदन में कैसे बिल रखा जाता है, उस पर किस प्रकार से वाचन किया जाता है और किस प्रकार अध्यक्षा जी की अनुमति के बाद उस पर वोटिंग की जाती है और फिर निर्णय दिया जाता है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के उपरांत वो बिल कानून का रूप धारण कर लेता है। इस तरह हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। मैं आशा करूंगी यदि हमारे बच्चों से कोई त्रुटि रह जाए तो उन्हें बच्चा जानकर आप उन्हें क्षमा करें और उनकी गलतियों को आप बताएं ताकि आगे आने वाले समय में हम उसमें सुधार कर सकें और अपने बच्चों को और अधिक से अधिक ज्ञान दे सकें। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय जी की अनुमति से इस सत्र का प्रारंभ कराना चाहूंगी। सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थान ग्रहण करें। है माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय व संसद के सदस्य एवं विपक्षी पार्टी के सभी सदस्यगणों का संसद के इस सत्र में स्वागत है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगी कि सत्र का आरंभ करें। आप सभी को मालूम है कि संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी संसद की गरिमा को बनाते हुए संसद की कार्यवाही को संविधान के नियम अनुसार चलाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
निवेदन करती हूँ कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाएं। क्षेत्र आप स्पीच बोलना चाहेंगे, आप शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूँगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँगी। मैं प्रियंका वर्मा, जो युवा संसद के सदस्य के लिए विकास नगर क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुसत्ता और एकता को सदा बनाए रखूंगी तथा मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उस पद में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ संसद का यह सत्र बहुत गरिमापूर्ण और शालीनता के साथ चलाया जाएगा। सत्र का आरंभ करें। इसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगी कि अपनी गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय, इस विपक्षी दल द्वारा हमारी सरकार पर व्यंग किया गया है कि हमारी सरकार ने देश और जनता के लिए क्या किया है। हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि भारत को नीतिगत, लोकतांत्रिक व राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। जनता को सुविधाओं की प्राप्ति, पर्याप्त साधन, घोटालों और भ्रष्टाचारों से देश को मुक्ति, देश का विकास तेजी से बढ़ रहा है और सरकार द्वारा जनता के हित में दूरगामी दृष्टि से फैसले लिए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि देश जिस स्थिति में था, कोरोना महामारी, युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी जिस प्रकार हमारी सरकार ने देश को संभाला है, इससे देश व देश की जनता को आत्मविश्वास मिलता है। यह देश के लिए गौरव का विषय है। चुनौतियाँ किसके जीवन में नहीं आती, चुनौतियाँ किस समाज, किस देश में नहीं आती, परंतु भारतवर्ष में चुनौतियों से ज़्यादा मजबूत इस देश की 140 करोड़ देशवासियों की एकता है। भारत पर विश्व को पॉजिटिविटी है, भारत पर विश्व को विश्वास व भरोसा है। इसी कारण भारत आज G20 अर्थात आर्थिक आपूर्ति केंद्र का हिस्सा व प्रमुख अध्यक्ष है। भारत को आज इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भारतवर्ष में जाना जाता है। और ये विपक्षी दल हम पर व्यंग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 2004 से 2014 तक जिस सरकार ने देश को संभाला था, 2004 से 2014 तक जिस सरकार ने देश को संभाला था, यह देश, मैं उसका वर्णन करता हूं। इन 10 सालों में भारत पर अनेक आतंकी हमले हुए। हम 2008 का आतंकी हमला नहीं भुला सकते। बड़े बड़े घोटालों और भ्रष्टाचारियों को पकड़ा गया। फिर भी ये सरकार अपने आप को बहुत कुछ समझती है। ये सोचती है कि हम ही सब कुछ हैं। मैं बताऊंगा कि इन प्रकार की सरकार के लिए, इन प्रकार के लोगों के लिए कवि दुष्यंत कुमार द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही बैठती है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। हमारी सरकार ने जनता के हितों में काम किया है। आज भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में दूसरे स्थान पर है। डोमेस्टिक विमान यात्री में भारत का तीसरा स्थान है। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का तीसरा स्थान है। भारत की बहनों और बेटियों ने भी भारत में विभिन्न स्पोर्ट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी भारत ने स्पोर्ट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी भारत आज ऊंचाई को छू रहा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारत सरकार विभिन्न कदमों पर भारत का साथ देती रहेगी और जनता का सहयोग करेगी। धन्यवाद। माननीय महोदय जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सड़क और राजमार्ग निर्माण से संबंधित सरकार से कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या NHAI के आर्थिक हालात इतने खराब हैं? क्या सरकार केवल सुनहरे सपने ही दिखाती है? क्या इस दिशा में विकास कार्य कर भी रही है? यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार की क्या नीति है? स्पष्ट करें। मंत्री जी। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सपनों को तो दिखाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब दिखाए गए सपने पूरे नहीं होते तो जनता उस नेता को उखाड़ कर फेंक देती है।
मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। मैंने कहा दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में सड़क द्वारा जाएंगे और जा भी रहे हैं। फिर मैंने कहा दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाएंगे और वो भी हुआ। माननीय महोदय, मुझसे दूसरा प्रश्न यह किया गया कि NHAI की आर्थिक हालत खराब है। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता सकता हूँ कि मैं हर साल 5 लाख करोड़ के रोड बना सकता हूँ। 2024 समाप्त होने से पहले मैं 26 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, जिससे दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से बेंगलुरु 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में। माननीय महोदय, मेरठ में माननीय अध्यक्ष जी, मेरठ में तो ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली आने वाले 4.5 घंटे लगते थे, हम आज 40 मिनट में आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने से पहले हमारे हिंदुस्तान का बॉडी अमेरिका के बराबर हुआ। आज मैं अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता ही है, इन्होंने अपने जीवन के आरंभ में एक फिजिक्स टीचर का कार्य किया है। फिर इन्होंने कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक का सफर तय किया, परंतु इनकी मिनिस्ट्री कर क्या रही है? हमारे देश के जवान हर रोज सड़क पर मारे जा रहे हैं तथा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में तो हर दूसरे तीसरे दिन हमले होते रहते हैं। इसके प्रति इनकी मिनिस्ट्री कर क्या रही है? शांति बनाए रखें। भूतपूर्व खुद के गिरेबान में झांक लिए। माननीय महोदय जी, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। संसद में उपस्थित सदस्यों और पुरुष रक्षा मंत्रियों का ना कोई देश, ना धर्म, न जाति होती है। उनका काम केवल और केवल आतंकवाद फैलाना है। मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहूंगा जब 14 फरवरी 2019 में हमने पुलवामा अटैक में अपने कई वीर सैनिकों को खोया था। तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर खून का बदला खून से लेते हुए कई आतंकवादी संगठन तबाह किए थे। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा जब सत्ता में आपकी सरकार थी, आतंकवादी आकर हमारे सैनिकों को मारकर चले जाते थे। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान आता और हमारे सैनिकों को मारकर चला जाता था, तब आपकी सरकार अमेरिका जाकर सहायता मांगती थी। अरे जब पाकिस्तान ने मार तो पाकिस्तान के घर में घुस के मारो ना, पाकिस्तान के घर में घुस के मारो। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री को मजबूत करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री को मजबूत करने के लिए 5,93,538 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। और आपकी सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इस ओर प्रकाश डालकर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि घर में घुस के मारा कब्र उनकी खोदी है, घर में घुस के मारा कब्र उनकी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप उनका मोदी है। प्रश्न संख्या 11 आरती रहवाल। धन्यवाद महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने अपना पहला बजट पेश करा था, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य के लिए 2.2% रखा था, परंतु अब उन्होंने इसे घटाकर 1.98% क्यों कर दिया? और इतना ही नहीं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी यही कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पहले 2.62% रखा और अब उसे भी घटाकर इन्होंने 2.5% क्यों कर दिया? जवाब दीजिए मंत्री जी। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहूँगी कि पिछले साल अर्थात पिछले बजट में हमने शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ तक दे दिए और अब की बार उसको बढ़ा भी दिया है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो उसमें कोई कटौती नहीं की गई। इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य का भी विषय है, तो राज्य की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय की ओर ध्यान दे। इसके लिए राज्य की तरफ से धन या संपत्ति लगाई जानी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। नेताजी, आप हमसे पूछते हैं कि हमने शिक्षा के लिए क्या किया। हम शिक्षा के लिए फेलोशिप योजना सामने लेकर आए और इसके साथ साथ हमने छात्रवृत्ति योजना भी तैयार की, जिसके माध्यम से हमने सीधे पैसे बच्चों के बैंक खातों में डलवाना आरंभ किया। शांति बनाए रखे, संसद की मर्यादा बनाए रखे। इससे हमने उनके भविष्य को उज्जवल बनाया है और देश को एक उन्नति के मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा सरकार क्या करे? गतिमान। मैं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ। जब तलवारें फूलों पर जुगर जमाए हैं,
जब तलवारें फूलों पर जुगर जमाए हैं, जब मासूम आवाज़ों में खौफ नजर आने लगे, जब मासूम आवाज़ों में खौफ नजर आने लगे, तो समझो कुछ गलत है, समझो कुछ गलत है। शांति बनाए रखें। अध्यक्ष जी, क्या महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 10 वर्षों के दौरान घरेलू हिंसा संदर्भ में सरकार के आंकलन का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने घरेलू हिंसा के लिए रोकने के लिए कोई और योजना बनाई है? यदि हाँ, तो उत्तर संबंधी ब्यौरा क्या है? मंत्री जी स्पष्ट करें, स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं अपने संसद साथी को बताना चाहूँगी कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इन आंकड़ों को प्रकाशित किया गया है। 2020 के अपने प्रकाशन टाइम्स इन इंडिया में अपराध से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करता है, जिसके अनुसार 2017 में 646 और 2020 में 443। इन आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न के मामले प्रतिवर्ष कम होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए 24 राज्यों व संघ की सहायता से पोक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार के केस के निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी FTS की स्थापना की। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला कल्याण व लिंग अनुपात के भेदभाव को कम करने के लिए लाडली योजना, सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, जननी योजना, पुलिस वॉलंटियर योजना आदि योजनाएं शुरू करवाई गई। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 13 के माध्यम से गृह मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब इनकी सरकार सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद इनकी सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए ऐसा क्या कार्य किया जो हमारी सरकार नहीं कर पाई? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी नारा दिया हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने भी नारा दिया हम गरीबी हटाएंगे। अब राहुल गांधी जी भी नारा दे रहे हैं कि हम गरीब। 5 पीढ़ी लगातार एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाया। 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई, उस समय इस देश में लगभग 10 करोड़ लोगों के पास घर नहीं था, 9 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं था, 2.5 करोड़ लोगों के पास घर मंत्री जी, आपने सिलेंडर दिलवा के लोगों के साथ मजाक किया है क्या? नौ करोड़ लोगों के पास घर में शौचालय नहीं था, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को सिलेंडर कनेक्शन दिलवाने का काम भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 2.5 करोड़ लोगों को घर बनवाने का काम भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 7 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। फिर भी आप कह रही है हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। प्रश्न माननीय अक्ष रखने का मौका दिया। अरे किसानों के परिश्रम पर राजनीति करने वालों, अरे किसानों के परिश्रम पर राजनीति करने वालों, जरा लहरती हुई फसलों पर नजर तो डालो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय कृषि मंत्री जी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। पिछले 1.5-2 वर्षों में आप तथा आपका कृषि मंत्रालय बहुत सुर्खियों में रहा है। माननीय, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपने किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया है या उनको केवल झूठे आश्वासन ही दिए हैं? मंत्री जी उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। शांति बनाए रखें। मंत्री जी। माननीय महोदय, मेरी सांसद साथी ने मुझसे शायराना अंदाज में प्रश्न किया। मैं उसके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि पीड़ाओं के गोमुख से गंगा सागर तक जाऊंगा, पीड़ाओं के गोमुख से गंगा सागर तक जाऊंगा, भरी हुई अत्याचारों से उस गागर तक जाऊंगा। महलों को झोपड़ियों का अधिकार खाने नहीं दूंगा, महलों को झोपड़ियों का अधिकार खाने नहीं दूंगा। जब जब मैं सत्ता में आऊंगा विपक्ष को नींद नहीं आने दूंगा, जब जब मैं सत्ता में आऊंगा विपक्ष को नींद नहीं आने दूंगा। माननीय महोदय, मैं आपका अति आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरा पक्ष रखने का अवसर दिया। माननीय महोदय, क्या ये भूल गए जब इनकी सरकार सत्ता में थी तो खून की कृषि की जाती थी और ना जाने कितने ही किसान फांसी पर झूल गए थे, लेकिन हम ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखते।
और जहाँ तक बात रही कृषि क्षेत्र की, तो उसमें भी कई नए कार्य किए गए। माननीय महोदय, जब कोविड-19 जैसी महामारी के बाद भी देश के कृषि बजट में 14% तक की वृद्धि आ गई, तो इसे कैसे अनदेखा किया जा सकता है। और अगर हम बात करें कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की, तो उसमें भी कई नए कार्य किए गए हैं। क्या ये चाहते हैं हम उन कार्यों को भूल जाए? हम किस किस को भूल जाए? क्या हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को भूल जाए, या सोइल हेल्थ कार्ड को भूल जाए, या FBO आंदोलन को भूल जाए, या किसान सम्मान निधि योजना को भूल जाए? और जो बड़ी मात्रा में गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाए गए जो बरसों से अपेक्षित थे, उनकी वजह से हर साल हर वर्ष कृषि का इतना ज़्यादा नुकसान होता था, अब वह नहीं हो रहा। और यह कोई आसान कार्य नहीं है, यह केवल इसलिए ताकि देश का कृषि उत्पाद देश की आवश्यकता की तो पूर्ति कर ही सके, साथ ही साथ निर्यात का कार्य भी अच्छे से चल सके। और यह केवल हमारी सरकार के नेतृत्व में ही हो पाया है कि एक और निर्यात का कार्य तो चल ही रहा है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ रहा है। इसके अलावा सरकार क्या करे? और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मरहम और घाव का अपना हिसाब होता है, मरहम और घाव का अपना हिसाब होता है, जीवन में धूप छाँव का अपना हिसाब होता है। तेरे नगर में आम है बेशर्मियों की शाम, लेकिन हमारे गांव में सबसे ज़रूरी किसान होता है, लेकिन हमारे गांव में सबसे ज़रूरी किसान होता है। धन्यवाद। अब सदन में बिल की कार्रवाई शुरू की जाती है। मैं कानून मंत्री जी से कहूँगी कि वो आज का बिल पेश करें। लॉ अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रहा हूँ। शांति बनाए रखे, संसद की मर्यादा बनाए रखे, बैठ जाइए। तमन्ना जी बैठ जाइए, उनको बोलने का मौका दीजिए, बैठ जाइए। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 1 वर्ष में 4 क्वालिफाइड डेट रखने तथा वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने का प्रस्ताव मैं संसद में प्रस्तुत करता हूँ। मंत्री जी, आप 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? विधेयक पर सदन में तुरंत चर्चा की जाए, विधेयक को किसी प्रबल समिति को सौंपा जाए, विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, विधेयक के विषय में लोगों के विचार जानने के लिए प्रकाशित किया जाए। महोदय, मैं सदन में तुरंत चर्चा करने की अनुमति की मांग करता हूँ। विपक्षी दल प्रश्न पूछे। धन्यवाद महोदय, मैं इस बिल के विरोध करती हूँ। बैठ जाइए, बोलने का मौका दीजिए, बैठ जाइए। कानून मंत्री जी सदन में ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। ये तो बड़ी लोकतंत्र की बातें करते थे, क्या यही है इनकी लोकतंत्र की सरकार कि सुबह 11 बजे उठो, बिल प्रस्तुत करो और डिबेट करो? आप तो बड़ी लोकतंत्र की बातें करते थे, मुझे तो लगता है आप लोकतंत्र के बारे में जानते ही नहीं है। माननीय महोदय, इस बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं है। संसद को विश्वास में लाए बिना कानून मंत्री जी ये बिल आखिर क्यों पास कराना चाहते हैं? मैं पूछती हूँ कि आप इतनी जल्दी में है क्यों? ये तो भारत की जनता पर अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। शांति बनाए रखे। माननीय कानून मंत्री जी, चर्चा के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महोदय, विपक्ष के साथी जिन प्रश्नों का जवाब कह रहे हैं, इस विधेयक में हम कई चुनाव संबंधी सुधार लेकर आए हैं। हमारा अभी तक का कानून का जो प्रावधान है उसमें कई कमियां हैं और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। ये अवैधानिक रूप से बिल को आपने अपनी सरकार के दम महोदय रजनी जी, आपके सरकार के रहते महोदय रजनी जी आप बैठ जाइए। आप होते कौन? महोदय रजनी जी आप शांत हो जाए, नीतीश जी को बोलने का मौका दीजिए। अपने गिरेबान में झाँक कर देखिए। महोदय रजनी जी बैठ जाइए। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। ये अवैधानिक रूप से इस बिल को पास कराना चाहते हैं। ये आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराकर लोगों की गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। शांति बनाए रखें। क्या यही है इन सब नेतागणों का विकास? क्या यही है? आपने विकास के लिए किसको चुना है? महोदय, जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे राइट टू वोट होता है और भारत देश में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए केवल 1 तारीख होने की वजह से 1.5 करोड़ मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बावजूद भी मत देने से वंचित रह जाते हैं। इसके निवारण के लिए हमने मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 4 क्वालिफाइड डेट्स रखी हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर। मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। आजाद भारत के शांति बनाए रखें। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि सरकार संविधान का गला घोट रही है। विधेयक को संसद में पेश करने से पहले संसद की दोनों समितियों को भेजा जाना चाहिए था, जो कि नहीं भेजा गया। स्पष्ट करें, क्यों नहीं भेजा? शांत हो जाए। मैडम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया में कई प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। महोदय, हम ये जानते हैं कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक नाम दर्ज करवाने की शिकायतें आम रहती हैं और हमारे पास अभी तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।
मैडम, इसके लिए हमने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने का प्रावधान किया है, जिससे एक व्यक्ति केवल एक बार ही अपना नाम दर्ज करवा मैं पाएगा। इस बिल का विरोध करती हूँ। मनमाने ढंग से इस बिल को पास कराया जा रहा है। टैक्स यानी जीएसटी, कृषि बिल, नोटबंदी जैसे कार्य कर चुकी है। शांति बनाए रखिएगा। जब यह सरकार सत्ता में नहीं थी तब तो बड़ा कहती थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। महोदय, जब इनकी सरकार सत्ता में आई, इन्होंने सभी सरकारी एजेंसियों को बेच दिया। इन्होंने तो रेलवे ऑफ डिफेंस को भी नहीं छोड़ा। क्या ये लोकतंत्र की सरकार है? स्पष्ट करें, स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। के प्राइवेसी की जानकारी नहीं ली जाएगी। तथा मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो इतना क्रांतिकारी बिल लेकर आए हैं। तथा मैं सभी का आह्वान करता हूं कि वह इस बिल का समर्थन करें तथा सर्वसम्मति से इस बिल को पास करें। शांति बनाए रखें, संसद की मर्यादा को बनाए रखें। शिव जी से कहूंगी इस बिल पर वोटिंग करवाई जाए। मान्य सदस्यों, जो इस और जो विरोध में है वो नहीं लिखे। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, जिसमें विपक्षी दल के 6 मत और पक्षी दल के 9 मत हैं। इस विधेयक को देखते हुए इसे पास किया जाता है। डाउन विपक्ष के असहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी, लेकिन फिर भी 9 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पास किए गए और 8 विधायक संसद का बहिष्कार करती हूं। पास नहीं हो सके, लेकिन संसद 2 दिन तक चली। इसलिए इस कार्यवाही को अनिश्चित समय के लिए भंग कर दिया जाता है। धन्यवाद। सत्ताधारी पार्टी जिंदाबाद। सत्ताधारी पार्टी जिंदाबाद। सत्ताधारी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद।